प्रियदर्शी ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। गाइस, अभी जो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है दक्षिण भारत का इतिहास। इसी दक्षिण भारत के इतिहास में जो राजवंशों को जो मैं चर्चा कर रहा था उसका जो पहला जो वीडियोज़ है उसको मैं डाल चुका था और ये सेकेंड आप लोग के पास नज़र आ रहा होगा। ये सेकेंड वीडियोज़ है, तो अगर पहले वाले अगर आप नहीं देखे हो तो उसमें ज़रूर जाकर देख लेना। सजेशंस लिंक में भी आपको मिल जाएंगे। और आप लोग को याद होगा उस राजवंश में हम लोगों ने 3 राजवंश के बारे में चर्चा किया था। 3 राजवंश कौन कौन से? एक पल्लव राजवंश था, दूसरा हमारा चालुक्य वंश था। चालुक्य वंश में 2 भाग थे, एक वातापी चालुक्य और एक वेंगी चालुक्य। तो ये तीनों राजवंशों के बारे में हम लोग अच्छे तरीके से चर्चा किया था। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं राष्ट्रकूट वंश, कल्याणी चालुक्य वंश और चोल वंश। तो ये तीनों वंश में चोल वंश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, उसके बारे में हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते, उससे हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अब गाइस, अगर हम लोग इस राजवंश की अगर हम लोग चर्चा करें तो ये तो कंप्लीट हो जाएगा आज, लेकिन ये आपका सेकेंड लास्ट वीडियो है, एंशिएंट हिस्ट्री का सेकेंड लास्ट वीडियो है। इसके बाद एक पाल वंश का एक और वीडियोज़ आएगा, उसके बाद हमारा एंशिएंट हिस्ट्री पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, बहुत सारे प्रैक्टिस कराए जाएंगे और उसके आधार पर आपका जो भी कॉम्पिटिशन्स का जो लेवल होता है वो आपको पता चल जाएगा। तो चलिए आज हम लोग ज़्यादा चर्चा ना करते हुए हम लोग इस राजवंश के बारे में चर्चा करना शुरू करते हैं। तो आपको नज़र आ रहा होगा राष्ट्रकूट वंश। अब गाइस, जाहिर सी बात है, अगर ये महाराष्ट्र में अगर ये स्थापित हुआ तो इससे पहले कोई ना कोई तो राजवंश होगा वहाँ पर। तो वहाँ पर जो शासक जो थे वो थे चालुक्य वंश के कृतिवर्मन। कौन थे? चालुक्य वंश के कृतिवर्मन, जिनको ये दंती दुर्ग हराकर उनको पराजित कर देते हैं और अपने सत्ता राष्ट्रकूट वंश की स्थापना करते हैं। अब दंती दुर्ग हराए तो इनका भी तो शासनकाल चला होगा। तो सिंपल है, 735 से 756 ईस्वी सन तक इनका शासन व्यवस्था चला और इनकी जो राजधानी रही वो मान्यखेत रहा। तो मान्यखेत उस समय भी बहुत ज़्यादा प्रचलित था, चालुक्य वंश के समय में भी। तो ये इनकी राजधानी थी मान्यखेत। और इसके बाद अगर हम लोग इनके प्रमुख शासक को अगर देखेंगे तो इनके शासन व्यवस्था में जो प्रमुख शासक हुए वो हुए कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद, अधोवर्ष, कृष्ण द्वितीय और कृष्ण तृतीय। तो ये जो 5-6 शासक हुए ये इस वंश में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। हम लोग इसी के बारे में थोड़ा भूमिका उन लोग के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। अब अगर हम लोग कृष्ण प्रथम की अगर हम लोग बात करें तो इनके द्वारा एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण किया गया था। अब एलोरा कहाँ है तो आप लोग सभी जानते हो, एलोरा अजंता की जो गुफा है वो हमारा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। तो यहाँ पर इन्होंने एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण कराए थे। और वहीं आप देखोगे तो चालुक्यों के समय में तो कांची में एक कैलाश मंदिर का निर्माण कराया गया था और इनके द्वारा जो निर्माण कराया गया कृष्ण प्रथम के द्वारा वो एलोरा में कराया गया। तो आप लोग इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, कृष्ण प्रथम के द्वारा एलोरा में करवाया गया और चालुक्यों के द्वारा कराया गया था कांची में कराया गया था। तो एक ये आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखनी चाहिए। अब गाइस, यहाँ पर देखोगे कनौज को लेकर जो हमारा यूपी का जो क्षेत्र में जो कनौज था एक संपन्न शहर था, तो उस शहर को लेकर हमेशा संघर्ष चलते रहते थे। उसमें त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से हम लोग जानते हैं। तो उसमें जो दावा जो ठोकते रहते थे हमेशा उस शहर को जो जीतने की जो प्रयास करते रहते थे, उसमें 3 लोग हमेशा उस पर आक्रमण करते थे। तो कौन कौन थे? तो एक थे यही राष्ट्रकूट वंश, दूसरे थे प्रतिहार वंश और तीसरे थे पाल वंश। ये तीनों के द्वारा वहां पर त्रिपक्षीय युद्ध होते रहते थे। ये तीनों जाते थे आपस में लड़ते रहते थे और एक कनौज हमेशा त्रिपक्षीय युद्ध का एक सेंटर बना हुआ रहा। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना कि कनौज को लेकर इनके बीच में त्रिपक्षीय युद्ध होते रहे। और जो इस वंश से राष्ट्रकूट वंश से जो प्रथम जो शासक हुए इस युद्ध में भाग लेने वाले वो ध्रुव थे। तो आप लोग को एक आ गया है, जैसे कृष्ण प्रथम का एक यहाँ पर आ गया कि एलोरा में कैलाश मंदिर निर्माण करवाए थे। ध्रुव जो हुए वो क्या किए, इस त्रिपक्षीय युद्ध में भाग लिए थे। तो लड़ने वाले प्रथम राष्ट्रकूट वंश के शासक थे। तो इनके दरबार में जो कवि थे उन्होंने शांति पुराण करके एक रचना की थी, जो किताब था, साहित्य था। उसकी रचना एक कन्नड़ कवि करते हैं।
उसके बाद अधोवर्ष और कृष्ण द्वितीय के बारे में उतनी ज्यादा भूमिका नहीं है, परंतु कृष्ण तृतीय के बारे में भूमिका है, क्योंकि ये अंतिम शासक थे। आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा, कृष्ण तृतीय जो थे वो राष्ट्रकूट वंश के अंतिम शासक थे, और राष्ट्रकूट वंश के जब अंतिम शासक थे तो इनको तैलप द्वितीय हराकर अपने राज्य वंश यानी कि कल्याणी चालुक्य वंश का स्थापना करते हैं। तो आप लोग ये ध्यान रखना, तैलप द्वितीय जो थे वो कृष्ण तृतीय को हराकर अपने कल्याणी चालुक्य वंश को स्थापना करते हैं। अगर हम लोग अब राष्ट्रकूट वंश का स्थापत्य कला की अगर हम लोग बात करें तो इनकी जो सबसे भूमिका जो रही वो मुख्य रूप से ज़्यादा मात्रा में गुफों का निर्माण करवाए राष्ट्रकूट वंश। तो इन्होंने क्या किया, 34 गुफे निर्माण करवाए। कहाँ पर? एलोरा और एलिफेंटा नामक जो गुफे थे, जो 34 गुफा था, तो उसको इन्होंने निर्माण करवाए। और ये 34 गुफों में क्या क्या था, तो आप लोग देखोगे 1 से 12 तक बौद्ध के था, ठीक है। 1 से 12 जो गुफे थे वो बौद्ध धर्म से थे, और 13 से 29 जो था वो हिंदू धर्म से था, और 30 से 34 जो था वो जैन धर्म से था, वो जैन धर्म से था। तो आप लोग ये ध्यान रखना, 34 गुफा निर्माण करवाए थे, लेकिन उसमें से जो सबसे ज़्यादा गुफों का निर्माण हुआ वो हिंदू धर्म से रिलेटेड था। और आप अभी भी जाओगे तो ये गुफे अभी भी हैं, आप उसको देख सकते हो, वो स्थापत्य कला को, और कैसे वो नक्काशी करके एक पत्थर को काट काट के, पहाड़ों के पत्थर को काट काट के इस गुफों का निर्माण कराया गया। और बहुत सारे एक ही पत्थर में मूर्ति का नक्काशी किया गया, मतलब एक पत्थर को निकाला गया और उसको काट काट के एक ही पत्थर से उसको मूर्ति को तैयार कर दिया गया काट काट के। तो ये चीज़ें आप लोग को वहाँ पर मिल सकती। अब जब इन्होंने निर्माण किया गुफों को तो बहुत दिनों तक पता भी नहीं था। तो इसका जो पहली बार जो जिक्र करते हैं वो करते हैं फ्रांसीसी यात्री थेवियन। तो थेवियन के द्वारा ये खोजा गया था, और इन्हीं के द्वारा फिर इससे तो फिर यही जिक्र करते हैं कि ये राष्ट्रकूट वंश से था, थेवियन। तो गाइज ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से ये हमारा राष्ट्रकूट वंश कंप्लीट होता है। जब मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताना शुरू करूंगा तो उसमें बहुत सारे चीज़ों को चर्चा कर दूंगा। तो ये एक नॉर्मल सा है जिसको आप लोग को ध्यान रखना चाहिए, ज़्यादा क्वेश्चंस इससे आते नहीं हैं, तो आप लोग बस सिर्फ इतना ध्यान रखना। अब इनमें जो तैलप द्वितीय जो था, जिसको मैंने बताया था कि कृष्ण तृतीय को हराकर वो कल्याणी चालुक्य वंश की स्थापना करते हैं, तो इनका भी जो राजधानी रहा वो रहा मान्यखेता कल्याणी, जिसको बाद में कल्याणी करके जगह को, नाम को, राजधानी को परिवर्तित किया गया। इनके जो प्रमुख शासक हुए वो हुए सोमेश्वर प्रथम, और दूसरे जो हुए वो हुए विक्रमादित्य 6। लेकिन इस विक्रमादित्य 6 का ही सबसे ज़्यादा भूमिका रहा, क्योंकि इनका जब राजवंश हो रहा था 1076 ईस्वी में, तो इन्होंने एक चालुक्य संवत चलाए थे जो कैलेंडर के रूप में था, और इस संवत कैलेंडर को इनके द्वारा चलाया गया था जो 1076 ईस्वी में था। उसके बाद देखोगे विष्णु का मंदिर का निर्माण करवाए थे, और इन्होंने झील का भी निर्माण करवाए थे, और एक विक्रम नगर नामक स्थान को भी, नगर को भी इन्होंने बसाए थे। तो इस तरह से इस विक्रमादित्य का भूमिका बहुत ज़्यादा मिलता है कि आप लोग इसको ध्यान में रखना। जो कल्याणी चालुक्य वंश से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि कौन इसके संस्थापक रहे और राजधानी कहाँ पर रही, और तीसरी जो बात थी वो इनके दरबारी कवि कौन थे, विक्रमादित्य के समय में दरबारी कवि कौन थे। तो ये 3 से क्वेश्चंस आते हैं। तो दरबारी कवि जो थे इनके वो विज्ञानेश्वर थे, विज्ञानेश्वर आपको नजर आ रहा होगा, विज्ञानेश्वर। और इनके द्वारा जो रचित जो ग्रंथ थी, जो साहित्य था, वो था मिताक्षरा की रचना इनके द्वारा, विज्ञानेश्वर के द्वारा की गई थी। तो ये आपका कल्याणी चालुक्य वंश भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग आगे चर्चा करेंगे चोल वंश के बारे में। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गई होगी, एक बार फिर से मैं रिवीजन करा देता हूँ। राष्ट्रकूट वंश के जो संस्थापक रहे वो दंती दुर्ग रहे, और इनकी जो शासन व्यवस्था जो चली वो 735 से 756 ईस्वी सन तक। राजधानी इनकी जो रही वो मानखेत रहा, जो मानखेत बाद में भी रहा, कल्याणी चालुक्य वंश के समय में भी रहा मानखेत। और इनके जो प्रमुख शासक हुए वो कृष्ण प्रथम हुए, ध्रुव हुए, कृष्ण तृतीय हुए। ये 3 राजाओं के बारे में आपको ध्यान में रखना चाहिए। कृष्ण प्रथम के द्वारा एलोरा नामक गुफा का निर्माण कराया गया था, और एलोरा जो गुफा का जो निर्माण कराया गया उसको फ्रांसीसी जो यात्री थे थेवियन, वो इस गुफा के बारे में खोज किए थे, जो एलोरा नामक जो गुफा रहा।
और ये 34 गुफे थे, जिसमें से आपको 1 से 12 बौद्ध धर्म से, 13 से 29 हिंदू धर्म से और 30 से 34 आपको जैन धर्म से मिलते हैं। तो इस तरह से आप लोग इसको याद रख सकते हो। इसी के शासनकाल में, राष्ट्रकूट वंश के शासनकाल के ही समकालीन पाल वंश और प्रतिहार वंश थे, जिनके द्वारा इन तीनों वंशों के द्वारा आपस में त्रिपक्षीय युद्ध होते रहता था कनौज को लेकर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कल्याणी चालुक्य वंश के बारे में जो 3 पॉइंट है उसको आप लोग को सिर्फ ध्यान रखना है। इसके जो संस्थापक थे वो तैलप द्वितीय थे और राजधानी जो इनकी थी वो मान्यखेत था, जिसको बाद में कल्याणी कर दिया गया। और इनके जो शासनकाल में जो दरबारी जो कवि थे, विक्रमादित्य 6 के दरबारी जो कवि थे वो थे विज्ञानेश्वर, जिनके द्वारा मिक्ताक्षरा नामक साहित्य का रचना किया गया था। तो ये हमारा ये अभी 2 राजवंश कंप्लीट होते हैं। अब हम लोग चर्चा करते हैं चोल वंश के बारे में। अब गाइस अगर हम लोग चोल वंश की अगर हम लोग चर्चा करें तो इनके जो संस्थापक हुए वो हुए विजयालय। कौन? इनके जो संस्थापक हुए वो हुए विजयालय, विद्यालय नहीं विजयालय। तो विद्यालय से आप लोग याद रखना, चोल वंश के जो संस्थापक हुए वो विजयालय हुए। इनकी राजधानी थी तंजौर, जो बाद में तैमूर बन गया और तमिलनाडु में ये स्थित है। तो आप लोग इसको याद रखना, राजधानी इनकी तंजौर थी। अब यहाँ पर ध्यान देना, पल्लव वंश के बाद, पल्लव वंश के पतन के बाद इस तमिलनाडु क्षेत्र में यही चोल वंश का स्थापना हुआ था। तो पल्लव वंश आपको याद होगा, जब पल्लव वंश जब खत्म हुआ तो इसी तमिलनाडु क्षेत्र में फिर से ये चोल वंश की स्थापना हुई। तो ये इनकी प्लेस हो गई। अब अगर हम लोग इनके प्रमुख शासक की अगर बात करें तो 2-3 शासक हैं, उसके बारे में चर्चा करना लाजमी बनता है। प्रथम जो हुए वो हुए राज राजा। इनके द्वारा जो राज राजा के द्वारा जो निर्माण कराया गया, ये राज राजेश्वर मंदिर जो शैव मंदिर था, जो शिव के उपासक होते थे उनके लिए इन्होंने शैव मंदिर का निर्माण करवाए थे। और इनका जो एक और इम्पॉर्टेंट जो काम रहा वो ये रहा कि महीन पंचम जो श्रीलंका के जो शासक थे, महीन पंचम जो श्रीलंका के शासक थे, उन पर ये पहली बार आक्रमण करते हैं। और आक्रमण करने के बाद महीन पंचम को पूरा मजबूर कर देते हैं कि वहाँ से भाग जाए वो। और जब महीन पंचम भाग जाते तो श्रीलंका को भी ये अपने क्षेत्र में यानी कि चोल वंश में ये मिला लेते हैं। तो आप लोग ध्यान रखना, श्रीलंका के जो शासक थे महीन पंचम, इनको ये हराते हैं, इन पर आक्रमण करते हैं पहली बार और ये महीन पंचम को भागने के लिए मजबूर कर देते हैं और बाद में फिर श्रीलंका को अपने अंडर ले लेते हैं। तो ये इनसे रिलेटेड 2-3 जो बातें थी वो आपको ध्यान में रखना है। अब गाइस अगर हम लोग चर्चा करें तो राजेंद्र प्रथम, जिनके शासनकाल में पालों पर आक्रमण किए थे। किन पर आक्रमण किए थे? तो पाल वंश जो बंगाल में जो थे, आपको यहाँ पर ध्यान होगा, जैसे ये हमारा तमिलनाडु क्षेत्र हो गया और ये हमारा बंगाल क्षेत्र हो गया। तो इस जगह पर इन्होंने आक्रमण किए थे और आक्रमण करने के बाद आपको पता होगा कि यहाँ पर गंगा नदी भी बहती है। तो गंगा नदी क्षेत्र को इन्होंने जीता था। जब गंगा नदी क्षेत्र को जब इन्होंने जीता तो गंगा से इन्होंने बहुत सारे उपाधि भी धारण की, जैसे कि यहाँ पर है गंगेकोड चोल। तो गंगा नदी क्षेत्र को जीता तो इन्होंने उपाधि धारण की गंगेकोड चोल। उसके बाद एक शहर का निर्माण कराया इसी क्षेत्र में, गंगेकोड चोल। यही फिर बाद में इस शहर का निर्माण कराने के बाद फिर बाद में इसका राजधानी भी इन्होंने बनाया और गंगेकोड चोल पुरम जो नामक जो स्थान रहा वो इनके द्वारा ही स्थापना किए गए थे, राजेंद्र प्रथम के द्वारा। इनके शासनकाल में चोल गंगम करके एक तालाब का निर्माण कराए थे। चोल गंगम का जो खासियत था वो ये था कि यहाँ से जो गंगा नदी गई थी, इसी से पानी को निकाल कर उसको तालाब में ले आए थे और तालाब बनाकर उन्होंने रखा था, जिसका नाम रखा था चोल गंगम। तो ये आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए। इनके शासनकाल में कांसे की बनी नटराज की मूर्तियों को बहुत ज़्यादा प्रमाण मिला है। नटराज की मूर्तियाँ इनके शासनकाल में बहुत बनते थे। और इनके जो अंतिम शासक हुए वो हुए राजेंद्र तृतीय। कौन हुए? राजेंद्र तृतीय। तो ये 3-4 राजा जो थे वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जैसे कि राजा प्रथम हो गए, राजेंद्र प्रथम हो गए और राजेंद्र तृतीय हो गए। तो ये आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए। अब गाइस अगर हम लोग चोल वंश के अगर प्रशासनिक व्यवस्था की अगर बात करें तो आपको जानकर खुशी होगी कि इनके शासनकाल में कला और स्थापत्य कला को विकसित तो हुआ ही, इनका जो प्रशासनिक व्यवस्था जो था, जो स्थानीय स्वशासन था, वो बहुत ही सुदृढ़ व्यवस्था से संचालित था। जैसे आप देखोगे इनका जो शासन व्यवस्था था वो ज़्यादातर केंद्रीकृत तो था। चोल वंश की अगर शासन व्यवस्था की अगर हम लोग बात करें तो इनकी जो शासन व्यवस्था थी वो केंद्रीकृत तो थी, परंतु स्थानीय स्वशासन भी इनका बहुत बड़ा भूमिका रहा था। और इन्होंने भी अपने साम्राज्य को अच्छे ढंग से चलाने के लिए अलग अलग भागों में विभाजन किए थे। जैसे आप देखोगे यहाँ पर एक कोट्टम है,
ठीक है। ये कोटम है, जिसको राज्य को कोटम बोला जाता था, और उसके बाद जो जिले में जो बांटे गए थे, जो जिला बनाए गए थे, उसको बोला जाता था नाडुओं। क्या बोला जाता था? नाडुओं। उसके बाद है ग्राम समूह, यानी कि बहुत सारे गांव को एक साथ मिलाकर जो पंचायत जो बनता था, तो पंचायत को कुर्रम बोला जाता था। और स्पेशली गांव को जो छोटी इकाई जो होती थी, जो सबसे छोटी इकाई होती थी, वो होता था ग्राम, और ग्राम को उर बोला जाता था। अब एक उर यहाँ पर भी है और एक उर आपको यहाँ पर सभा और समिति में भी मिलेगा। तो जैसे आप देखोगे स्थानीय स्वशासन में उर और सभा, तो उर में जो थे वो साधारण लोग, सभी गांव के सभी लोग उसमें शामिल हो जाते थे। लेकिन ये जो समिति थी, आप एक तरह से कह सकते हैं कॉमन समिति थी, जिसमें सभी लोग शामिल हो सकते थे। परंतु सभा में जो होता था वो मुख्य लोग ही शामिल होते थे। मुख्यतः इसमें ब्राह्मण लोग शामिल होता था और राजा को दिशा निर्देश करने का प्रयास करता था। उसके बाद अब इनकी जो शासन व्यवस्था थी, तो उनके लिए जो अर्थ जो आते थे, जो पैसे आते थे, वो स्पेशली ज़्यादातर मात्रा में आता था भू राजस्व से, यानी कि जमीनी टैक्स से, उपज से। तो ये सब जो चीज़ें थी उससे आता था। तो उसमें जो लगाए थे इन्होंने कर, उसका था 1/3। सोच लो, इतना ज़्यादा कर लेते थे, 1/3 ये कर लेते थे। और इसके आधार पर इसको जो कर का जो नाम दिया गया, उस वक्त के जो चोल वंश में जो नाम दिया गया, वो कैडमे दिया गया। क्या दिया गया? कैडमे। तो आप लोग इसको ध्यान रखना, कैडमे जो था वो टैक्स को ही बोला जाता था, और 1/3 था। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में जब मैं बताऊंगा तो इसका भी क्वेश्चंस आने वाला है, क्योंकि मैं क्वेश्चंस जब देख रहा था तो इसमें ये क्वेश्चंस ये भी था। अब अगर इनकी न्याय व्यवस्था की बात करें, तो इनके जो धर्मासन था वो मुख्य रूप से, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट एक तरह से आप कह सकते हो, जो पावर था वो सिर्फ राजा के हाथों में था, वो उसको धर्मासन कहा जाता था। बाकी जो छोटे छोटे जो मुकदमे होते थे, उसको स्थानीय स्वशासन के द्वारा ही उसको निपटा लिया जाता था। तो गैस, ये हो गया हमारा चोल वंश का पूर्ण रूपेण जो जानकारियां थी, उसको आपको दे दिया गया है। बाकी आप और डिटेल से पढ़ना चाहते हो तो किताब का जरूर सहारा लो, लेकिन जो बेसिक जो चीज़ें हैं, जहां से क्वेश्चंस आपको हमेशा पूछे जाते हैं, उसको मैं बताने का प्रयास किया हूं, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में भी आया होगा। अब हम लोग इसके बाद का जो हम लोग चर्चा करेंगे, वो पाल वंश के बारे में चर्चा करेंगे। और एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, पाल वंश जैसे ही हमारा खत्म होगा, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बनाने का। मुझे लगता है 15, 20, 30 सेट में आप लोगों को क्वेश्चंस दिए जाएंगे, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चंस बाकी है, और उतना सारा सब 15, 20 करके 30 करके आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे। तो आप लोग उसको कंटिन्यू देखते चले जाना, और साथ में हम लोग ये प्रयास करेंगे कि खोरछा लैंग्वेज का भी क्लासेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको दिए जाए। एक चीज़ और है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ना चाहते हैं या मेडिवल इंडिया पढ़ना चाहते हैं। आप जो कमेंट करोगे मैं उसको बताने के लिए तैयार हूँ। तो आप लोग इसको ध्यान में रखना, और इसी को ध्यान में रखते हुए एंशिएंट हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ो। आगे मैं पाल वंश की चर्चा करूंगा। तो चलिए, आज की क्लास बस इतना ही। हम लोग फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल, थैंक यू गाइज। हेलो फ्रेंड, माय नेम इज श्रेया शादिया। मेरे पन्नो भैया का चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।